साल 2008, गर्मियों का समय, तारीख 1 मई। इसी दिन शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा और सक्सेसफुल सिनेमैटिक यूनिवर्स। आयरन मैन ने स्क्रीन पे एंट्री मारी और उसी मोमेंट से एक ऐसा सफर शुरू हुआ जिसने की आने वाले अगले 10 साल तक दुनिया भर के फैंस को जोड़ के रखा। हर कैरेक्टर, हर स्टोरी ऐसे बनाई गई कि वो एक पजल की तरह फिट हो गई, जिसका रिजल्ट आया कि दुनिया भर के फैंस इन हीरोज के दीवाने हो गए। लेकिन जब हम इंडिया की तरफ देखते हैं तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्यों अब तक एक इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स प्रॉपरली काम नहीं कर पाया? क्या प्रॉब्लम हमारे फिल्म मेकर्स में है या फिर सिस्टम ही गलत डिजाइन हुआ है? अब एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने के लिए इयर्स ऑफ प्लानिंग की जरूरत होती है। सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना कोई एक रात का काम नहीं है, ये एक मैराथन की तरह है। कैरेक्टर को पहले इंट्रोड्यूस करना, फिर उनकी कहानी बिल्ड करना और फाइनली उनको एक ग्रैंड स्टोरी में एक साथ लेकर आना। मार्वल ने यही ब्लूप्रिंट फॉलो किया। एमसीयू ने अपना प्लान शुरू से बनाया था। आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका सबको बिल्ड करके एक ग्रैंड पे ऑफ में लाया। हर फिल्म एक बड़े डिजाइन का छोटा पार्ट होती है, पर इंडिया में ज्यादातर अटेम्प्ट उल्टे होते हैं। यहाँ दो तरीके चल रहे हैं। पहला केस, यहाँ पे पहले ही अनाउंसमेंट हो जाता है, ट्रिलॉजी आएगी, यूनिवर्स बनेगा, और फिर बाद में मेकर्स खुद सोचते हैं कि कनेक्ट कैसे करना है। जिसका सिंपल एग्जांपल है ब्रह्मास्त्र। मूवी रिलीज होने से पहले ही मेकर्स ने अस्त्रवर्ष को अनाउंस कर दिया था, साथ ही 3 पार्ट्स का प्लान भी बता दिया था। लेकिन जब पहली फिल्म आई तो बेसिक कहानी ही इतनी वीक थी कि कैरेक्टर्स हाफ बेक्ड लग रहे थे, और साथ ही वर्ल्ड बिल्डिंग भी क्लियर नहीं थी। तुम खुद सोचो, रणवीर की टीम में जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स थे उनमें से क्या तुम्हें एक भी याद है? ऑडियंस भी वहीं पे इसी तरीके से कंफ्यूज हो गई। अगर फर्स्ट मूवी इतनी ज्यादा शेकी है तो अगले दोनों पार्ट में यूनिवर्स कैसे चलेगा? जिस वजह से आज भी बहुत लोगों को लगता है कि या तो वो बस एक पीआर स्टंट था या फिर स्टूडियो सिनेमैटिक यूनिवर्स की बहती गंगा में हाथ धोना चाहता था। जिसके चलते मुझे लगता है कि कहीं ब्रह्मास्त्र 2 का कलेक्शन शायद ब्रह्मास्त्र 1 से भी कम ना रह जाए। और इंडिया में मोस्टली दूसरा केस ये होता है कि एक स्टैंड अलोन मूवी बनती है और अगर वो हिट हो गई तभी उसका सीक्वल या फिर यूनिवर्स अनाउंस किया जाता है। एग्जाम्पल वाईआरएफ का स्पाईवर्स। अब वॉर एक स्टैंड अलोन एक्शन फिल्म थी और टाइगर सीरीज अपनी जगह काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन जब इन मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा कलेक्शन किया तब भी इन्हें सडनली स्पाईवर्स के बैनर के नीचे जोड़ दिया गया। पहले से कोई भी प्रॉपर इंटरकनेक्टेड ग्राउंड वर्क था ही नहीं। सेम चीज फ्लाइंग जेट के साथ भी करी जाती। अब कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, लेकिन ये मेरा अंदाजा है कि गलती से अगर वो मूवी चल जाती तो डेफिनेटली उसका सीक्वल या फिर सुपर हीरो यूनिवर्स अनाउंस कर दिया जाता। लेकिन भगवान की कृपा है कि वो फ्लॉप हो गई। खैर, टीबीसी लायक। एनीवे, तो प्रॉब्लम दोनों केसेस में एक ही है, पहले से कोई भी प्रॉपर प्लानिंग नहीं की जाती है। या तो हवा में ही यूनिवर्स अनाउंस कर देते हैं या फिर बॉक्स ऑफिस के रिजल्ट के बाद डिसाइड करते हैं कि चलो आज इसे एक फ्रेंचाइज बना देते हैं। सिनेमैटिक यूनिवर्स की स्ट्रेंथ उनके कैरेक्टर्स होते हैं। एमसीयू में भी आज भी लोग साइड कैरेक्टर्स जैसे कि ब्लैक विडो, हॉकआई या फिर बकी बार्न्स इनको याद रखते हैं, जिसका सिंपल रीजन है कि उनकी राइटिंग स्ट्रॉन्ग थी और उनको लॉन्ग टर्म आर्क दिए गए थे। पर इंडिया में प्रॉब्लम यही है कि राइटिंग से ज्यादा फोकस स्टार्स और उनकी हाइप पे होता है, कैरेक्टर्स के डेप्थ पे नहीं। मेकर्स सोचते हैं कि बड़े नाम स्क्रीन पे डाल दो, वीएफएक्स और मार्केटिंग से हाइप क्रिएट कर लो, ऑडियंस ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट कर लेगी। लेकिन रियलिटी में सिनेमैटिक यूनिवर्स की फाउंडेशन सिर्फ एक चीज पे टिकी होती है, उनके मेमोरेबल कैरेक्टर्स। आज ऑलमोस्ट 5 साल बाद भी आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के कैरेक्टर जाने के बाद भी लोग उनसे बेइंतहा प्यार करते हैं, इतना ज्यादा कि आज भी इंस्टाग्राम उनकी एडिटेड रील से भरा हुआ है। अब वहीं पे तुम कल की 2898 AD का एग्जांपल ले लो। कॉन्सेप्ट और विजुअल्स बड़े थे लेकिन कैरेक्टर्स अनइवन लिखे गए थे। प्रभास का रोल बहुत ही ज्यादा वीक और कंफ्यूजिंग लग रहा था, एकदम डेप्थलेस और कनेक्ट करने के लायक ही नहीं। दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन सर का अश्वत्थामा का कैरेक्टर ही था जिसने की मूवी को जान दी। लेकिन यही तो प्रॉब्लम थी, अगर सिनेमैटिक यूनिवर्स के मेन हीरो की राइटिंग ही वीक हो और सपोर्टिंग कैरेक्टर को मूवी बचानी पड़े तो कोई भी सिनेमैटिक यूनिवर्स लॉन्ग टर्म के लिए कैसे सस्टेन करेगा? अब कॉन्ट्रास्ट में स्त्री का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स या फिर फैमिली मैन का यूनिवर्स देख लो। यहाँ पे कैरेक्टर्स पहले दिन से ही स्ट्रॉन्ग लिखे गए हैं। स्त्री के साइड कैरेक्टर्स बिक्की, बिट्टू, जना सब याद रहते हैं, लेकिन मूवी की जान अभी भी स्त्री ही है और इसलिए ऑडियंस नेचुरली उस यूनिवर्स को और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहती है। सेम विद श्रीकांत तिवारी, उसका कैरेक्टर आर्क इतना लेयर्ड है कि तुम उसकी स्पिन ऑफ सीरीज या फिर इंटरकनेक्टेड स्टोरी फर्जी में बस उसकी आवाज सुन के ही पक्का एक्साइटेड हो गए होगे। प्रॉब्लम सिंपल है कि अगर कैरेक्टर्स फ्लैट
फ्लैट और वन डायमेंशनल रहेंगे तो कोई भी सिनेमैटिक यूनिवर्स सर्वाइव नहीं करेगा। ऑडियंस सिर्फ यूनिवर्स के लिए टिकट नहीं खरीदती, वो अपने फेवरेट कैरेक्टर को थिएटर पे देखने के लिए आते हैं। अब स्टार्स से हट के कैरेक्टर्स पे फोकस करने की जरूरत है। एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का मतलब होता है एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करना जो रियलिटी से भी बड़ा लगे, जिसमें कि ऑडियंस अपने आप को डूबता हुआ फील कर सके। और ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास टॉप क्वालिटी वीएफएक्स, प्रोडक्शन डिजाइन और एक्शन कोरियोग्राफी हो। पर इंडिया में यही प्रॉब्लम है, मेकर्स यूनिवर्स बनाने का प्लान तो कर लेते हैं लेकिन उनके टेक्निकल स्टैंडर्ड उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते। वीएफएक्स कभी कार्टूनिश लगते हैं और कभी एक्शन सीन वीडियो गेम कट सीन जैसे फील होते हैं। जैसे ब्रह्मास्त्र का वीएफएक्स टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो सकता था क्योंकि बजट बड़ा था लेकिन एग्जीक्यूशन अनइवन था। कभी विजुअल्स मैजेस्टिक लग रहे थे जैसे कि एसआरके वाले सीन पर, और कभी एकदम ओवर सैचुरेटेड और फेक जैसे कि शिवा के फायर वाले सीन। मतलब कि एक ही यूनिवर्स के अंदर एक्शन स्टैंडर्ड इतने ज्यादा अलग अलग थे कि कंसिस्टेंसी ही नहीं बन पाई, जिस चीज का बहुत बड़ा रीजन बजट एलोकेशन भी है। इंडियन मूवीज का बजट वैसे ही हॉलीवुड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा छोटा होता है, ऊपर से उसमें भी मेजर चंक एक्टर की फीस और बड़े नामों पे खर्च हो जाते हैं। तो बचा क्या, जब पैसा ही लिमिटेड है और उसमें भी मेजर चंक एक्टर्स ले जाते हैं तो वीएफएक्स और वर्ल्ड बिल्डिंग पे इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा। हॉलीवुड में मेकर का मेजर फोकस अपने कैरेक्टर्स और विजुअल्स पे होता है। मार्वल और डीसी दोनों में ही बड़े एक्टर्स बाद में आते हैं, पहले उनका फोकस होता है कि कैरेक्टर और वर्ल्ड बिलीवेबल लगे। इनफैक्ट अगर तुम मार्वल की पहले की मूवीज देखो तो उन्होंने कभी भी किसी बड़े एक्टर को मेजर रोल के लिए कास्ट नहीं किया था, वो एक्टर उन कैरेक्टर्स को प्ले करने के बाद बड़े एक्टर बने हैं। और इंडिया में मेकर्स उल्टा करते हैं, पहले स्टार साइन करते हैं और उन्हें खुश करने के लिए बजट के एलोकेशन को पूरी तरीके से खराब कर देते हैं, जिस वजह से स्टोरी और एग्जीक्यूशन को सेकेंडरी ट्रीट करा जाता है। साथ ही यार एक सिनेमैटिक यूनिवर्स को चलाने के लिए एक कंसिस्टेंट टोनैलिटी भी चाहिए। एमसीयू में स्टार्टिंग से ही एक क्लियर बैलेंस था, कॉमेडी, लाइट हार्टेड मूवमेंट्स एक्शन के साथ ब्लेंड होते थे। वहीं पे डीसी ने एक अलग रूट लिया, डार्क, मिथिक और लार्जर देन लाइफ टोन। दोनों अलग थे लेकिन दोनों अपने यूनिवर्स के अंदर कंसिस्टेंट थे। अब तुम कमेंट्स में लिखो तो मैं पहले ही बता दूं, पुराने डीसी यूनिवर्स के फेल होने का रीजन उनका इंटरनल पॉलिटिक्स था। पर इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि एक ही यूनिवर्स के अंदर हर मूवी एक अलग टोन लेकर आती है। जैसे रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स, सिंघम एकदम सीरियस और इंटेंस कॉप ड्रामा थी, सिम्बा उसके बिल्कुल अपोजिट फुल ऑन कॉमेडी और मसाला एंटरटेनर। अब मैंने मान लिया कि दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी वाले कॉप थे, लेकिन फिर सूर्यवंशी आया जो कि एकदम इन दोनों के बीच का मिक्स बन गया। जिसके बाद सिंघम 3 जिसमें कि सभी कैरेक्टर साथ आए, पर उसमें रामायण की एनोलॉजी घुसाने का क्या सीन था मुझे आज तक समझ नहीं आया। इनफैक्ट अगर इस यूनिवर्स को तुम ध्यान से देखो तो कहीं भी टोन और स्टोरी का कोई अता पता नहीं है, कहीं का रोड़ा कहीं का मलबा मिला के कुछ बना दिया है बस। वहीं इसके अपोजिट में अगर हम मैडॉक का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स देखें तो यहाँ टोन पहले दिन से ही क्लियर है, हॉरर प्लस कॉमेडी प्लस स्मॉल टाउन वाइब। हर मूवी सेम टोनैलिटी में बनाई गई है, इसलिए ऑडियंस को नेचुरली लगता है कि ये कनेक्टेड वर्ल्ड है। अब अगर एक ही यूनिवर्स की एक मूवी रोम कॉम लगे, दूसरी थ्रिलर, तीसरी मसाला एंटरटेनर, तो ऑडियंस को लगता है कि ये एक ही वर्ल्ड का पार्ट है या फिर अलग अलग मूवी का मिक्सचर। अब यार सारी बातें नेगेटिव नहीं है, इंडिया में 2 ऐसे यूनिवर्स भी हैं जो सच में प्रॉमिसिंग लगते हैं और इस बात का क्लियर एग्जाम्पल है कि अगर सही प्लानिंग और राइटिंग की जाए तो सिनेमैटिक यूनिवर्स यहाँ भी काम कर सकते हैं। पहला है मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स या कह लो स्त्री हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। ये एक रेयर एग्जांपल है जहां टोन बिल्कुल क्लियर है, छोटे शहर का फ्लेवर, सिंपल कैरेक्टर्स और हॉरर के साथ कॉमेडी का एक यूनिक मिक्स। स्त्री, भेड़िया, मुंजिया, स्त्री 2 और थामा सब मूवी नेचुरली एक वर्ल्ड का पार्ट लगती हैं। ऑडियंस को ये यूनिवर्स अपना और रिलेटेबल फील होता है, इसलिए नए कैरेक्टर और नए चैप्टर के लिए एक्साइटमेंट डबल हो जाता है। वहीं पे राजन डीके का बनाया हुआ फैमिली मैन का स्पाई यूनिवर्स लेकिन ओटीटी पर, जिसमें कि द फैमिली मैन और फर्जी दोनों ही स्पाई थ्रिलर वर्ल्ड में सेट हैं। कैरेक्टर्स ग्राउंडेड हैं, राइटिंग स्ट्रॉन्ग है और स्टोरी नेचुरली लिंक्ड है, इसलिए लोग जेन्युइनली एक्साइटेड है मनोज वाजपेयी और विजय सेतुपति के कैरेक्टर के क्रॉसओवर देखने के लिए। अब यार मैं कोई फिल्म मेकिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर एज अ फैन, एज अ ऑडियंस जितना मुझे समझ आया है कि पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर है। इंडिया में सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना अभी भी एक अपहिल बैटल है, कहीं प्लानिंग की कमी, कहीं वीक राइटिंग, कहीं वीएफएक्स और टोन का मिसमैच। इसी वजह से ज्यादातर अटेम्प्ट फ्लॉप हो गए हैं। लेकिन मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स और फैमिली मैन का स्पाई यूनिवर्स हमें बताता है कि अभी भी होप कहीं ना कहीं जिंदा है, बस जरूरत है कंसिस्टेंसी, विजन और एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग की। और शायद अगर कभी हमने अपनी मैथोलॉजी और कल्चर को एक ग्रैंड प्लान के साथ वर्ल्ड बिल्डिंग में यूज किया तो शायद दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स इंडिया का हो सकता है। अब यार तुम्हें क्या लगता है वो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि डिस्कशन करे बिना मजा नहीं आता है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना यार।
उससे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और काफी टाइम से डीसी पे बात नहीं करी है, तो नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सुपर।